शुरू है। हाँ तो देखिए, हम लोग वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण अथवा विशेषताएं पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 3 गुण पढ़ लिया। पहला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, दूसरा आवेश का संरक्षण और तीसरा आवेश पर वेग का प्रभाव मैंने सिखा दिया। अब आप लोग चौथा पॉइंट लिखो, वैद्युत आवेशों की योज्यता। आप लोग चौथा पॉइंट लिखो, विद्युत नहीं हुई, वैद्युत आवेशों की, वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता। ठीक, तो कल हम लोग सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम में आप लोग को पता है कि 2 अथवा 2 से अधिक लोग होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। बस पहले सिंपल डिफिनीशन सीखेंगे सिस्टम का कि 2 अथवा 2 से अधिक लोग अगर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, सिस्टम। मान लो इस सिस्टम में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। इस सिस्टम में कुल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। क्लियर। तो हम लोग चौथा क्या है बाबू गुण, वैद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब पहले जान जाइए कि क्या है वैद्युत आवेशों की योज्यता। तो सर योज्यता क्या है, योज्यता का मतलब होता है जोड़, एडिशन। ठीक, मतलब वैद्युत आवेशों का योग कैसे किया जाता है यह सीखने जा रहे हैं हम। क्लियर। तो आप लोगों का चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है, सिंपल लफ्ज में कहा जाए तो योग होता है, योग। क्लियर। तो मान लेते हैं एक निकाय है, निकाय मतलब सिस्टम। जब सिस्टम आप लोगों से कोई कहता है तो समझ जाना उसमें 2 अथवा 2 से अधिक लोग होंगे, बस इतना जान जाइए। अगर कोई आपसे सिस्टम कहता है तो समझ जाना कि उसमें 2 अथवा 2 से अधिक लोग होंगे। क्लियर। तो यह एक क्या है, सिस्टम है। इसमें मान लेते हैं कुल कितने लोग हैं, 5 लोग। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि इसमें कुल 5 कण है, 1 कण 2 कण 3 कण 4 और 5। पहले कण पर +5 कूलाम का आवेश है, दूसरे कण पर +3 कूलाम का आवेश है, चौथे कण पर -2 कूलाम का आवेश है। सॉरी, पहले कण पर +5 कूलाम का आवेश है, दूसरे कण पर +3 कूलाम का आवेश है, तीसरे कण पर -2 कूलाम का आवेश है, चौथे कण पर -4 कूलाम का आवेश है और 5वें कण पर 10 कूलाम का आवेश है। क्लियर। तो आपसे कोई पूछा बताइए निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। सवाल आ गया, निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या, तो जितने भी कण हैं उन कणों पर उपस्थित आवेशों का योग कर देंगे। कैसा योग करेंगे, उसे हम कहते हैं बीजगणितीय योग। मतलब आप सीखे होंगे, सुनिएगा, ये बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है। तो आप क्या सीखते हैं, 5 धन 3 बराबर कितना होता है, 8। इसे हम कहते हैं कौन सा योग, बीजगणितीय योग। 10 धन 5 बराबर 15, इसे क्या कहते हैं, बीजगणितीय योग।
15 प्लस 3 बराबर 18। इसे क्या कहते हैं? बीजगणितीय योग। 5 माइनस 3 प्लस 2, तो कितना उत्तर आया? 5 2 7 माइनस 3 बराबर 4। तो क्या हुआ मेरे सर? तो बोलोगे यह कौन सा योग है? बीजगणितीय योग है। तो मेरा कोई बच्चा बोल देगा सर बीच में माइनस है और आप कह रहे हैं बीजगणितीय योग है। तो मैं सिखाया हूँ बाबू, माइनस भी एक प्रकार का जोड़ होता है। क्लियर? तो ऐसे योग को हम क्या कहते हैं? बीजगणितीय योग। क्लियर? तो आइए, तो हमें इस निकाय का कुल क्या चाहिए? आवेश। तो कुल आवेश कैसे निकालोगे? तो कहोगे सर अलग अलग कणों पर उपस्थित, क्या मेरे हीरो? अलग अलग कणों पर उपस्थित आवेशों को क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। और उस जोड़ को हम क्या, कैसा जोड़ कहते हैं? बीजगणितीय योग कहते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। बताइए पहले कण पर कितना आवेश है? +5 कूलम। दूसरे कण पे कितना आवेश है? +3 कूलम। चलिए मात्रक हटा देते हैं, बस जोड़ देते हैं, ठीक है। तीसरे कण पर कितना आवेश है? -2 कूलम। चौथे कण पर कितना आवेश है? -4 कूलम। और पांचवें कण पे कितना आवेश है? +10 कूलम। जोड़ दिया जाए? जोड़ते हैं। 5 3 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 4 2, अधन 10, 10 2 12 कूलम। तो बताइए निकाय का कुल आवेश कितना है? उत्तर क्या देंगे? 12 कूलम। तो आप मुझे बताइए मेरे हीरो कि निकाय का कुल आवेश कैसे ज्ञात किए? तो आप क्या कहोगे कि निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों का कैसा योग होता है? बीजगणितीय योग होता है। कैसा योग होता है? बीजगणितीय योग होता है। क्लियर? तो यदि निकाय में 5 कण हो और निकाय का कुल आवेश पूछा जाएगा तब तो अलग अलग कणों पर उपस्थित आवेशों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यह कौन प्रॉपर्टी हो गई? चौथी। तो चौथा प्रॉपर्टी का डाल ले हेडिंग। क्या डालें? वैद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब योग, जोड़। शुद्ध हिंदी में जोड़, अंग्रेजी में एडिशन। क्लियर मेरे हीरो? तो डाल लीजिए हेडिंग वैद्युत आवेश। विद्युत मत लिखना। ये मेरे हीरो सुन लीजिए, वैद्युत लिखते हैं। सर विद्युत बार बार कर रहे हैं, विद्युत अलग चीज़ है क्या? हाँ, आप कोई पेपर पढ़े हैं? पेपर अगर पढ़े होंगे तो उसमें लिखा गया होगा आकाशीय बिजली गिरने से इतने लोगों की मौत हो गई। तो विद्युत का मतलब जनरली होता है कैसी बिजली? जो आकाश में चमकती है। क्लियर? ओ बाबू, अब ये भी बताएंगे कभी मौका मिलेगा तो क्यों बाबू आपके क्यों आकाश में आकाशीय बिजली चमकती है, क्यों लाइट आता है, उसका भी बहुत आसान है बाबू, बताएंगे, पर अभी नहीं, पहले यह सीख लेते हैं। क्लियर? तो आप कभी विद्युत लिखोगे, आप लोग हमेशा क्या लिखोगे? वैद्युत लिखोगे। लिखिए बाबू डैश देकर। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों, उसके विभिन्न अवयवी कणों
पर उपस्थित उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। आप लोगों ने क्या लिखा, मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ मेरे हीरो। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित उसके विभिन्न मतलब अलग अलग, उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लिख लिए, भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और यह भी सिखा दिया कि बीजगणितीय योग होता क्या है। तो हम लोग वैद्युत आवेश के गुण में कितना पढ़ ले बाबू, 4। अब लिखो बाबू 5वां, आवेशों का क्वांटीकरण। अब लिखो 5वां, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। सर ये क्या होता है? तो नाम सुनोगे आप लोग घबराओगे, घबराना नहीं है, बस समझना है। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटा ब्रैकेट में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन, QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑफ चार्ज, CHARG। क्लियर? चलिए चलिए मेरे हीरो। सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछा गया है, पूछा जाता है, समझना है। आप लोगों को मैंने एक चीज़ सिखाया, याद है? पिछले शायद आप लोगों के तीसरे वीडियो का होगा, आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत में E मैंने सिखाया था, Q बराबर NE, याद है? और E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये सिखाया था। तो एक चीज़ और सीख लो बाबू, ध्यान से। मुझे क्या सिखाना है सुन लो। यह क्या है? E है। क्या है? E है। तो जो आवेश, अच्छा बताओ, आवेश जो E है ना, वो क्या है? E। इसको हम इंसान समझेंगे। E की तुलना किससे करेंगे? इंसान से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है पहले वो सीखते हैं, एकदम आसान लफ्ज में, ठीक है ना? तुम हम लोग E के बारे में पढ़े हैं, क्लियर? E जानते हो, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, सिखाए हैं। तो E को हम क्या मानेंगे? इंसान। तो मुझे बताइए, क्या कभी आधा इंसान हो सकता है? कभी गिनती करते समय आपने मान लीजिए 4 बच्चे, सॉरी, एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हो, तो आप गिनती कैसे करते हो? 1 बच्चा, 1.25 बच्चा, 1.5 बच्चा, 1.25 बच्चा, 2.5 बच्चा, 2 बच्चा, 2.25 बच्चा, 2.5 बच्चा, 3, ऐसा करते हो, गिनते होगे आप लोग। भगवान जाने आप लोग की गिनती बहुत खतरनाक है। तो गिनती में क्या होता है? 1 के बाद 2, जिसे पूर्णांक कहते हो। तो ये कहा गया कि जैसे इंसान आधा नहीं हो सकता, इंसान आधा
नहीं हो सकता। इंसान सवा इंसान नहीं हो सकता, 1.5 इंसान नहीं हो सकता। ऐसा मत कहना सर एक लड़का लंबा था, मोटा ताजा था, तो मैंने 1 गिन लिया, और एक लड़का छोटा था तो इसको मैंने 0.25 गिन लिया। अब दोनों को मैं पूछा कितने लोग आए हैं घर में, तो कहना सर 1.25 लोग घर में आए हैं। या कोई कहा नहीं सर 1.5 लोग घर में आए हैं, ऐसा जवाब दोगे क्या? नहीं ना। इंसान कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, इंसान कभी भी भिन्न में नहीं हो सकते। कि हो सकते हैं? हो सकते हैं। मुझसे कोई पूछा सुरेश सर बताइए आपकी कोचिंग में कितने, ऑफलाइन जब चलता था तो कितने बच्चे पढ़ते थे? तो मैं बोलूँगा 23.5 बच्चे पढ़ते थे। कितना? 23.5 बच्चे पढ़ते थे। कैसे? तो मैं कहूँगा पढ़ते थे तो 60, पढ़ते थे 60 बच्चे, पर एक छोटा था, एक बड़ा था, लड़कियां मेरी और छोटी थी, कोई लड़का और लंबा था। तो मैंने क्या किया, और छोटे छोटे कई ठो थे, तो मैं इनको 1 गिनता था, इनको आधा गिनता था, इनको आधा गिनता था। ये लंबा है तो 1 गिन लिया, ये मेरी छोटी सी लड़की है तो 1/4 गिन लिया, ये छोटी सी लड़की है तो 1/4। इसको मैं कुल कितना हो गया? 1 जोड़ लेते हो, आधा आधा 2 3 3.5 लोग। बताओ कुल कितने बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते थे? 3.5 बच्चे पढ़ते थे। ऐसे गिनती होती है क्या? इसका मतलब मेरी गिनती क्या है? गलत है। ऐसी गिनती नहीं होती है। हमसे पूछे कितने लोग पढ़ते थे तो जवाब होगा 1 2 3 4 5 6। तो कितने बच्चे पढ़ते थे? 6 बच्चे पढ़ते थे। उसी प्रकार से हम कभी यह नहीं कह सकते कि ई का आधा E/2 होगा क्या? तो कहोगे सर यह संभव नहीं है। सर नहीं, सर 1.5 ही होगा, 1.5 1.5 ऐसा होगा नहीं। क्यों? मैंने कहा ई की तुलना किससे करनी है? इंसान। जैसे इंसान की गिनती कैसे करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वैसे ही ई अगर किसी वस्तु पर क्या है? आवेश है। किसी वस्तु पर क्या है? आवेश है। तो किसी वस्तु पर जो आवेश होता है उसकी गिनती कैसे करोगे? तो कहोगे ई बोलोगे, या 2E बोलोगे, या 3E बोलोगे, या 4E बोलोगे। आप 1.5E बोलोगे? तो कहोगे नहीं सर यह संभव नहीं है, 1.5E नहीं होगा। किसी वस्तु पर आवेश 1.5E के बराबर नहीं होगा। क्या किसी वस्तु पर आवेश 2.5E होगा? बोलो। 3.5E, 3.25E? नहीं सर, जब भी होगा तो या तो 1E होगा, या 2E होगा, या 3E होगा, या 4E होगा, या 5E होगा, या 6E होगा, या 7E होगा, या 8E होगा। क्या 8.5E होगा? तो जवाब दोगे नो सर, ये संभव नहीं है। कोई कहा किसी वस्तु पर आवेश 8.5E होगा? तो कहोगे नहीं पगलू हो, ई भी एक क्या है? इंसान है, और इंसान की गिनती दशमलव में नहीं होती। क्लियर? तो इसका मतलब आपने क्या सीखा? जो आवेश होता है, जो क्या होता है? आवेश। तो आवेश में ये सब क्या है? ये सब क्या है? आवेश है। आवेश की खासियत क्या देख रहे हो कि ई का गुणा किससे हुआ है? 2 से, 3 से, 4 से। तो ये सब है क्या? पूर्णांक है। ये सब है क्या? पूर्णांक है मेरे हीरो। तो ई का गुणा किससे होगा? भिन्न से होगा, दशमलव से होगा, पूर्णांक से होगा।
ई कभी भी किसी वस्तु पर आवेश ई का आधा या 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 कभी संभव नहीं है। जब भी होगा तो उसमें ई तो होगा, पर किससे गुणा होगा? इंटीजर से। तो अतः Q बराबर क्या लिखा जाएगा? n इंटू ई। Q बराबर n, जैसे लिखा ना 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, Q बराबर n। अब कोई पूछा बताइए n क्या है? पूर्णांक। n का मान 1, 2, 3, 4, 5 होगा। n का मान 1, 1.25, 1.5, 1.25, 2। तो कहोगे सर 1.25 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 1.25 नहीं होगा, क्या होगा? 1 और 2 होगा। तो जो ई का कैसा किसी वस्तु पर आवेश, ध्यान से अब सुनिए, किसी वस्तु पर आवेश ई का कैसा गुणज होता है? पूर्ण गुणज होता है। कैसा गुणज होता है? पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। क्वांटीकरण का मतलब हुआ ई का गुणा, ध्यान से, क्वांटीकरण का मतलब हुआ कि ई का गुणा कभी भी दशमलव अथवा भिन्न से नहीं होगा। ई का गुणा जब भी होगा किसी पूर्णांक से होगा। कोई पूछ दिया Q बराबर 1.5 ही होगा, कहना एक थप्पड़ मारे भाग जाओगे। पूछो क्यों? कहना तुमको मैं तुम घर में 2 भाई हो, एक छोटे एक बड़े हो, गिनेंगे 1.5। मान लो तुम्हारे पापा बड़े छोटे हैं, तुम हो गए लंबे, तो क्या बोलोगे? हमारे घर में कितने लोग? 1.5 लोग हैं? नहीं ना, क्या बोलोगे? 2 लोग हैं। उसी प्रकार से जब ई, जहाँ ई होगा, सुन लीजिए, जहाँ ई होगा, ई का गुणा हमेशा किससे होगा? पूर्णांक से। 1, 2, 3, 4। ई का गुणा कभी भी 0.5 से नहीं होगा। सिखा पाए मेरे हीरो? तो इसी बात पर लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद फिर समझा देंगे अच्छे से। हेडिंग क्या डाले? आवेश का क्वांटीकरण। लिखिए, एक बात समझ में गए बाबू कि जितना आवेश कभी भी जब भी होगा, ई का कौन गुणज होगा? पूर्ण गुणज होगा। अब ध्यान से, क्या ई का आधा होगा? क्या e/2 होगा? ध्यान से, क्या e/2 होगा? अर्थात इससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। अर्थात प्रकृति में सबसे छोटे आवेश का मान बताइए? ई। प्रकृति में सबसे छोटा आवेश क्या है? ई है। क्या सुने? प्रकृति में सबसे छोटा आवेश ई है। ये मत करना छोटा है तो करना है ई का आधा कर दिया जाए, नो बाबू, ये क्या हो जाएगा? गलत। और जो सबसे छोटा आवेश होता है उसे हम लोग कहते हैं मूल आवेश। क्या कहते हैं हीरो? मूल आवेश। क्लियर? तो प्रकृति में सबसे छोटा आवेश कौन होता है? ई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल आवेश। फंडामेंटल 4 तो सुन लो, वाइवा में पूछा गया है। ये मेरे हीरो, जब आप जाओगे तो सुरेश क्लासेस के बच्चे, जब NIC में होता है वाइवा बाबू, तो सुरेश क्लासेस वाले अच्छे से जवाब देते हैं, वहाँ के टीचर खुश भी हो जाते हैं। पूछा जाता है कि मूल आवेश का मान जानते हो? तो तुम कहोगे किस जमाने की बात कर रहे हैं सर? ये मूल आवेश क्या होता है हमको पता नहीं है। समझे मेरे हीरो? आप जान जाओ मूल आवेश कौन होता है? ई। और ई का मान तीसरे वीडियो में बताया गया, सॉरी, आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत की प्रारंभिक वीडियो में बताई गई थी। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अरे थोबड़ा बिगाड़ देंगे बाबू वर्चुअल रूप से। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है मेरे हीरो, भूलोगे? इसीलिए आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पहले किसकी बात की गई थी? ई की। आपने क्या सीखा? प्रकृति में सबसे छोटा आवेश कौन होता है? ई। उससे छोटे आवेश का नाम बताइए। कहना ये पगलू इधर आओ, ऐसा नहीं होता।
क्लियर मेरे हीरो। तो प्रकृति में सबसे छोटा आवेश ई होता है। ई का मान बताइए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं ई। ई को क्या समझोगे? इंसान। क्या समझोगे? इंसान समझ जाओगे। जैसे इंसान कभी डेढ़ नहीं हो सकता, वैसे ई कभी डेढ़ ही नहीं हो सकता। किसी वस्तु पर आवेश कभी डेढ़ ही होगा? नो सर, कभी नहीं होगा। जहां ही होगा इस बात की गारंटी है, उसका गुणांक पूर्ण गुणज होगा, मतलब पूर्णांक से गुणा होगा उसका। ई का गुणा हमेशा पूर्णांक से होगा। ई से छोटा आवेश धरती पर नहीं पाया जाता। क्लियर मेरे हीरो। जब पाया जाएगा 200-400 साल बाद, तब तक हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। जब तक जिंदा है इस बात की गारंटी है। सबसे छोटा आवेश कौन होने वाला है? ई। और सबसे छोटे आवेश को क्या कहते हैं? अरे बोलो हीरो। मूल आवेश। तो किसी वस्तु पर आवेश ई कैसा आवेश है? अरे बोलो यार, ई कैसा आवेश है? मूल आवेश। यह है किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? तो क्या बोलोगे? किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और कुछ भी नहीं याद है, बस मेरा थोड़ा सा पढ़े हो, लेक्चर सुने हो, तो आपको याद आ जाएगा सर आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाए थे, कह रहे थे ई इंसान है। अच्छा, ई इंसान है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश की यह प्रकृति आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। कैसा लगा? आप समझ में आया? आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? तो क्या जवाब दोगे? किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश की यह प्रकृति क्वांटीकरण कहलाता है। नहीं ना आया? आया कि नहीं आया मेरे हीरो? अच्छे से आया तो लिख लो अच्छे से, थोड़ा अच्छे से ढंग से लिखवा दें, आपको समझ में आ जाए। लेकिन ये बताइए क्वांटीकरण का मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को? क्लियर? तो चलिए लिख लीजिए। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश, कामा दे दो मेरे हीरो। क्या दे दो? कामा। मैंने क्या बोला? प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश। आवेश को किससे दिखाते हैं? Q से। तो लेफ्ट हैंड साइड का लिख लिए तो क्या देते हो? कामा। क्लियर? आगे लिखिए। एक निश्चित न्यूनतम आवेश का, एक निश्चित न्यूनतम आवेश का, एक निश्चित न्यूनतम आवेश का, एक निश्चित न्यूनतम आवेश का। क्लियर? अब मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनिए, समझिए। एक निश्चित न्यूनतम आवेश, तो मैं अभी सिखाया हूं। मैंने क्या सिखाया? निश्चित। न्यूनतम मतलब सबसे छोटा आवेश। एक निश्चित न्यूनतम आवेश का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा आवेश। और मैंने क्या सिखाया? सबसे छोटा आवेश कौन होता है? ई। क्लियर? एक निश्चित न्यूनतम आवेश। क्या मेरे हीरो? एक निश्चित न्यूनतम आवेश। तो बताओ वह निश्चित न्यूनतम आवेश मतलब वह निश्चित सबसे छोटा आवेश कौन होता है? ई। इसका मतलब किसके बारे में कहा जा रहा है? ई के बारे में कहा जा रहा है। एक एक शब्द का मतलब समझेंगे मेरे हीरो। क्लियर? तो आपने क्या लिखा? तो सर एक बार फिर बोलिए। प्रकृति में
प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का तो एक निश्चित न्यूनतम आवेश का मतलब गुणा एक निश्चित न्यूनतम आवेश का, तो एक निश्चित न्यूनतम आवेश कौन है? ई का मतलब गुणा। कैसा गुणा? पूर्ण गुणक होता है। कैसा गुणक होता है? पूर्ण गुणक होता है। लिख लो, एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। कामा, क्या बाबू? कामा। ध्यान से किसके बारे में बात की गई है? एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे लिखो, जिसे मूल आवेश कहते हैं। जिसे मूल आवेश कहते हैं। जिसे मूल आवेश कहते हैं। क्लियर? तथा इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई को डबल इन्वर्टेड कामा में लिख दीजिए। तथा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण, आवेश का यह गुण, आवेश का यह गुण, आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश का यह गुण, आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश का यह गुण, आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। लिख लिए मेरे हीरो लोग? कैसा लगा? समझ में बात आई एकदम अच्छे से? तो कोई पूछेगा, देखो एक सवाल यूपी बोर्ड में दे दिया था, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश, ध्यान से, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश है, लिखो लिखो नहीं, सॉरी अब इसमें कुछ लिखवाना है। सवाल आया था, चलो पहले लिखवा देते पूरा, फिर सवाल कराते, ठीक है? हाँ तक लिख लिए। चलिए फिर से पढ़िए जो लिखवाया गया है। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। बाबू मैंने क्या सिखाया? निश्चित न्यूनतम आवेश मतलब किसके बारे में कहा जा रहा है? ई के बारे में। ई का नाम बताइए? मूल आवेश। तो प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं तथा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कौन से ई? ये इम्पॉर्टेंट है, स्मॉल ई। तथा इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक है? अब नीचे वो लाइन छोड़ के लिखो। अतः किसी आवेशित वस्तु पर आवेश, लिखो, अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश डैश, वहाँ लाइन छोड़ के लिखे मेरे हीरो। अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश, अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश, उसके बाद क्या दो? डैश। जब डैश दे देते हैं बाबू तो फिर लिखते कहाँ है? नीचे। Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। क्लियर? और आवेश ध्यान से सुनिएगा, आवेश धनात्मक भी हो सकता है, आवेश
ऋणात्मक भी हो सकता है, किसी वस्तु पर आवेश धनात्मक भी हो सकता है, किसी वस्तु पर आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश डैश Q बराबर प्लस माइनस एन ई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब लिखो बाबू, जहाँ n क्या है, जहाँ बताओ n क्या है, 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे हीरो। n बराबर 1। अब बताओ क्या n बराबर 1.5 होगा, तो कहोगे नो सर आप पागल हो गए हैं, ई एक इंसान है, अब कभी 1.5 इंसान नहीं हो सकते, उसी तरह से 1.5 ही नहीं हो सकते, उसी प्रकार से 1.5 ही नहीं हो सकता। क्या n का मान 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 7.5 होगा, 7.2 होगा, नो सर। अर्थात n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब बताइए e का मान आप लोग जानते हैं, सर पढ़ाए आप कहाँ हैं, बहुत झूठे आदमी हैं, बिना पढ़ाए पूछ लेते हैं आप। तथा E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर मेरे हीरो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया मेरे हीरो, क्या पढ़ लिया, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश हमेशा E का पूर्ण गुणज होता है। क्लियर, क्लियर। तो अब सवाल आया था एक यूपी बोर्ड में, अगर आप आवेश का क्वांटीकरण समझ गए होंगे, हमें जहाँ तक पूरा भरोसा है कि मैंने सिखा दिया आपको। क्लियर। अब सवाल क्या आया था, सवाल लिख लीजिए। ए बाबू, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या किए, पढ़ लिए। इसमें 2 सवाल ऐसे हैं जो एक एक नंबर में पूछा जाएगा। पहला इसमें इम्पॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इतना पूरा क्या करेंगे, लिख देंगे। कितना नंबर में आएगा, 1 नंबर में। उससे कम इम्पॉर्टेंट कौन है पता है, पूछेगा 1 नंबर में, आवेश का संरक्षण, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। क्लियर। तो मैं बता भी दे रहा हूँ, देखिए एक एक नंबर कई बार आया है। क्लियर। तो ये दोनों पूछेगा आपसे। कौन कौन पूछेगा, 1 नंबर में लगा लो टिक, 1 नंबर में क्या पूछेगा, आवेश का संरक्षण, और दूसरा टिक लगा लो मेरे हीरो, आवेश का क्वांटीकरण। क्लियर। तो इस तरह से वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण अथवा विशेषताएं हम लोगों ने अच्छी तरह से क्या कर लिया, कंप्लीट। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार पढ़ लिया गया, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ लिया गया, और आवेश का मूलभूत गुण पढ़ लिया गया। इतना क्या हो गया, कंप्लीट। तो आवेश के बारे में कुछ पता चल गया, आवेश पैदा कैसे होता है, मतलब आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश कितने प्रकार के होते हैं यह भी सीख लिया था, आवेश का गुण ये भी सीख लिया गया। क्लियर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब फिजिक्स शुरू होने वाली है, लड़ाई अब शुरू होने वाली है, क्योंकि बाबू अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों के बीच बल कितना लगता है, किस दिशा में लगता है तो क्या होता है। तो अब हम लोगों को यह सीखना पड़ेगा। क्लियर। अब सुनिए, हमें यह सीखने से पहले, कूलाम का नियम सीखने से पहले हमें बार बार एक चीज आएगा, परावैद्युत पदार्थ। सुन लीजिए मेरे हीरो, एक शब्द बार बार आने वाला है, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युतांक, समझे, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये सब आने वाला है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ लेंगे पदार्थ क्या होता है। सुन लो, जो पदार्थ अभी लिखवा रहे हैं, तो एक बार फिर सेमीकंडक्टर, जो शायद आपके क्लास से हट गया है, मैं अगर होगा थोड़ा बहुत तो पढ़ाऊँगा उसे, तो फिर से मैं वहाँ नहीं लिखवाऊँगा, ठीक है ना। तो आज लिख लीजिए साहब आप लोग,
पदार्थ, पदार्थों का वर्गीकरण। लिख लो सर, पदार्थ, पदार्थों के प्रकार लिख लीजिए। पदार्थ हेडिंग वाले पदार्थों के प्रकार। पदार्थों के प्रकार लिखिए। पदार्थों को चालकता के आधार पर, पदार्थों को चालकता के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थों को चालकता के आधार पर, पदार्थों को चालकता के आधार पर, पदार्थों को चालकता के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला चालक, दूसरा अचालक, तीसरा, पहला क्या लिखे, चालक, दूसरा अचालक अथवा वैद्युत रोधी, अचालक अथवा वैद्युत रोधी, तीसरा परावैद्युत, चौथा अर्धचालक। पहला चालक, दूसरा अचालक अथवा वैद्युत रोधी, तीसरा परावैद्युत, चौथा अर्धचालक। अब सुनिए, इसमें ज़्यादा देखो, अभी मैं मुक्त तुल्य इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा सिखा देता हूँ, ठीक है। कौन इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें आने वाला कंसेप्ट। कैसा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो पहले आइए थोड़ा देहाती भाषा में चालक सीख ले, देहाती भाषा में अचालक सीख ले, क्लियर। फिर हम लोग फिजिक्स वाली भाषा में सीखेंगे चालक क्या होती है और अचालक क्या होता है, परावैद्युत क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, क्लियर। तो शुद्ध देहाती भाषा में चालक पदार्थ से आप क्या समझते हैं, आपको चेक करना है ये चालक है या अचालक है। तो कुछ मत करना बाबू, आसान लफ्ज में ले जा करके, अगर आप लोग घर में बोर्ड लगा होगा जिसमें आप लोग पंखा वंखा प्लग इन करते हैं, प्लग इन का मतलब खोसते हैं, ये ना बोलते हो आप लोग कि सर पंखा जिसमें जिस होल्डर में खोसते हो उसमें ले जाकर उस पदार्थ को प्लग इन कर दो, मतलब खोस दो। यदि आपको बाबू करंट मार दे, मतलब मजा आए, करंट मारे, पकड़ ले, आपको चिपका ले अपने पास, अर्थात वह पदार्थ क्या है, चालक है, क्लियर। यदि हम इस वस्तु को, मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत, हमें लाइट नहीं मारेगी, हाँ 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 मारेगी आपको भी, हाँ। तो मैं जो पदार्थ लिया हूँ वह चालक है, हम तो बच जाएंगे। आप लोग घर पे टेस्ट करना ना, एक लोहा लेना, क्या लेना बाबू, एक लोहा लेना तुम लोग, और लोहा ले करके जो आपका जिसमें पंखा खोसते हो उसमें खोस देना लोहा को। अब मुझे कल बताना, मुझे कल बताना मेरे हीरो कि वो चालक था कि अचालक था। यदि लाइट मार दिया किसी वस्तु को बोर्ड में खोसने पर, मतलब प्लग इन करने पर, आपको करंट, लाइट नहीं, सॉरी बाबू गलत बोले, करंट मार दिया तो वह चालक है, नहीं मारा तो अचालक है, हल्का हल्का मारा तो परावैद्युत है, ठीक है। अब थोड़ा सा बाबू ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत तेजी से मार दिया तो क्या कहना, चालक है। बिल्कुल नहीं मारा तो कहना अचालक है। थोड़ा हल्का महसूस हुआ, हल्का सा लगा करंट तो कहना परावैद्युत है, और लगे कि मारा है यार, मारा है, करंट मारा है तो कहना अर्धचालक है। ये तो शुद्ध देहाती भाषा में हुआ, समझा पाए आप लोगों को। चालक किसे कहेंगे, प्लग इन किए, करंट इतना तेज मारा कि हम लोग कहाँ चले गए, हॉस्पिटल, चिपका लिया तो क्या है, चालक। दूसरा प्लग इन किए मतलब खोसे हम लोग, कोई हमको करंट नहीं मारा, करंट नहीं लगा तो क्या कहोगे, अचालक। हल्का सा महसूस हुआ
तो परावैद्युत। हाँ, ऐसा मारा कि 2 मिनट के बाद उठ रहे हैं तब अर्धचालक है। ऐसा मार दे कि हॉस्पिटल चले जाए तब चालक है। क्लियर? प्रयास कर लेना। पहले